बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 हिंदी का सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में, जो कि आपका एनुअल मोड एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए होने वाला है, यानी कि टर्म 2 2021-22 के लिए। तो सबसे पहले इसके पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं किस तरह का है। तो टाइमिंग टाइमिंग है आपकी 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 40 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे आपके 9 एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शन वो होंगे आपके 2, खंड का और खा। खंड का जो है वो आपका अव्यक्ति माध्यम वाला होगा। खंड खा जो है आपका वो आपका जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर है उसके बारे में होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खंड खा देखने वाले हैं, सेक्शन बी देखने वाले हैं जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूं कि खंड का जो सॉल्यूशन वो मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दृश्य मतलब एक विषय पे दृश्य लेखन लिखना है तो सभी का सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, एक आपको निबंध लिखना है तो सभी का सॉल्यूशन बना तो हुआ है, लेकिन वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि एक ही वीडियो में अगर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो भी काफी लंबी बन जाएगी, कम से कम 1 घंटे की। तो इसलिए ये वीडियो आपकी अराउंड आधे घंटे की बनेगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले खंड का है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, 2 नहीं, ये आपके 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य। अब देखिए, काव्य सौंदर्य जब भी आपको लिखना हो तो आप इसमें 2 चीज लिखते हैं। एक लिखते हैं, एक का आप लिखते हैं भाव पक्ष, ठीक है, एक आप लिखते हैं कला पक्ष। तो ये दोनों क्या है इसको हम समझते हैं, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य को। तो सबसे पहले भाव सौंदर्य देखते हैं। भाव सौंदर्य में यानी कि अगर आपको काव्य सौंदर्य लिखना है तो आप भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य ये दोनों चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका भाव सौंदर्य देखते हैं आखिर क्या पूछा गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वो ये कहता है कि चकवा और चकवई के दर्द को दर्शाया गया है। कवि कहता है कि अभिशापित चकवा और चकई रात को अलग हो जाते हैं, यानी कि अभिशाप मिला है ये रात को अलग हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी रात रोते रहते हैं, यानी कि बिछड़ जाते हैं। सुबह होने पर उनका क्रंदन रोना बंद हो जाता है एवं वे दोबारा से तालाब के किनारे व्याप्त हरी शैवालों पर प्रेम की मीठी लड़ाई लड़ने लगते हैं, यानी कि वो सुबह दोबारा से मिल जाते हैं। मानो चकई बोल रही हो कि तुम रात मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। यह प्रणय कलह कवि से स्वयं देखा, मतलब यह जो कलह है, जो ये दृश्य है वो कवि स्वयं देखता है। तो ये हो गया भाव सौंदर्य, यानी कि इन पंक्तियों का जो एक संक्षिप्त विवरण है वो आपको भाव सौंदर्य में लिखना है। ठीक है, अगर अब आप चाहें तो अब है शिल्प सौंदर्य। इस शिल्प सौंदर्य को आप कला पक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, कविता का नाम बादल को गिरते देखा है, कवि का नाम नागार्जुन है। इसमें आप 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, सरल एवं सहज भाषा का उपयोग किया गया, सभी में लिख सकते हैं। सवालों की हरी दरी पर पढ़े कलह छिड़ते देखा है, इसमें श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया गया है। चकवा और चकई में अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। तो जब आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य तो 2 चीजें लिखेंगे, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। हालांकि शिल्प सौंदर्य में आप इन पॉइंट से अलग भी 1-2 पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए, कवि से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, पत्नी की आंखें आंखें नहीं है से जो मुझे थामे हुए, इसका अभिप्राय ये है, कवि कहता है कि पत्नी की आंखें उसे हिम्मत देती हैं, पत्नी की आंखों से उसे हिम्मत मिलती है। पत्नी हर स्थिति में उसके साथ रहती है, उसके साथ निभाती है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, दुख हो सुख हो, हर घड़ी में पति के साथ रहती है। वह अपनी आंखों के माध्यम से उसका जो आत्मसम्मान है, अपने पति का जो आत्मसम्मान है उसे बनाए रखती है। विषम परिस्थितियों में उसकी आंखें उसे सही दिशा बताती है, अर्थात पति को, जो उसकी पत्नी है उसकी आंखें विषम परिस्थितियों में भी सही दिशा बताती है, इसलिए वे आंखें नहीं हाथ है। पत्नी की आंखों में उसे दिलासा, हिम्मत एवं प्रेम मिलता है जो कि उसे लड़ने की हिम्मत देता है, इसीलिए पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है। ठीक है, अगला है थर्ड, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, ये कविता है महादेवी वर्मा जी की। जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो इस गीत की रचना तब की गई थी जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उठनी आरंभ हो रही थी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम उठना आरंभ हो रहा था।
देशवासी जो थे वो आजादी चाहते थे, परंतु उस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में डर रहे थे, क्योंकि उस समय जो है वो अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें मार देते जो भी इस लड़ाई में शामिल होता था। इसके पीछे बहुत से कारण विद्यमान थे। वे स्वार्थवश एवं आलस्यवश चुपचाप थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जागरण गीतों की रचना की गई थी। महादेवी ने भी ऐसे ही गीतों की रचना की थी। यह गीत सोए हुए भारतीयों को जगाता है। महादेवी जी भारतीय वासियों को जागकर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वह यह भी बताते हैं कि इस प्रकार चलते हुए वह बहुत प्रकार की इस पथ पर चलते हुए बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। उसे इनसे डरना नहीं है, सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर बस चलते जाना है। इसकी मूल संवेदना आजादी प्राप्त करना है। आजादी के पथ पर चलते हुए उसे निडरता पूर्वक बढ़ना है। तो जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन के समय रचित एक जागरण गीत है। किस तरह से, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये आई होप इसमें जो प्रश्न थे ये 3 प्रश्न, इसमें से आपको कोई 2 करने थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जो कि आपका 2 मार्क्स का है। पहला प्रश्न है, महादेवी जी की कविता के अनुसार प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है, कविता के आधार पर बताइए। तो प्रकृति जो है वो अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है। किस तरह से, देखिए महादेवी जी कहती हैं कि प्रकृति में व्याप्त, फूलों में व्याप्त मकरंद यानी कि जो खुशबू है, दिए की लौ यानी कि जो एक दीप होता है उसकी जो लौ होती है, जो ज्योति होती है, झरनों के पानी का चंचल रूप में बहना, प्रकृति का करुणा रूपी जल, आकाश के तारे, बिजली और बादल, अंकुर फूटते हुए बीज इत्यादि मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और मनुष्य की सहायता करते हैं। मनुष्य उन्हें देखकर उत्साहित होता है और आगे निडरता पूर्वक बढ़ता है। तो आपको समझ में आ गया महादेवी जी कविता के अनुसार किस तरह से प्रकृति मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। कि खुशबू, दिए की लौ, झरने का पानी, चंचल रूप में उसका बहना, प्रकृति की करुणा रूपी जलधारा, आकाश के तारे, बिजली और बादल, ये सभी जो है वो क्या करते हैं कि मनुष्य को एक इशारा देते हैं कि भाई तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, बादल को घिरते देखा कविता में बादलों के सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त किन दृश्यों का वर्णन किया गया है। देखिए कविता में यही पूछा गया है कि बादलों के अलावा और किन चीजों का चित्रण किया गया है। तो सबसे पहला है, ओस की बूंदों को कमलों पर गिरने का दृश्य का चित्रण है। हिमालय में विद्यमान झीलों पर हंसों के तैरने का दृश्य है। वसंत ऋतु के सुंदर सुबह के दृश्य का चित्रण है। चकवा और चकवी का सुबह मिलने के दृश्य का चित्रण है। कस्तूरी हिरण के भागने का यानी कि खुद पर ही चढ़ने का यहाँ पर चित्रण है। किन्नर तथा किन्नरियों के दृश्य का इसमें चित्रण किया गया है। तो ये कुछ चित्रण है जो कि बादल को घिरते देखा कविता में बादलों के अलावा अतिरिक्त चित्रण इसमें किया गया है अन्य दृश्यों का। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपके 2 मार्क्स के 2 प्रश्न थे एंड आपको सिर्फ एक ही इसमें करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपके जो है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे 3 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि हैं तो 3, लेकिन इन तीनों में से आपको कोई 2 करने हैं। सबसे पहला है, खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना यानी कि जो खानाबदोश कहानी का मूल भाव है उस पर प्रकाश डालिए। तो खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण, जो कि मालिकों के द्वारा किया जाता है। तो इसके सभी पॉइंट्स में एक ही बार में आपको दिखाता हूं। देखिए 3 मार्क्स का है तो कैसे लिखेंगे। कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण तथा यातना को चित्रित किया गया है। मजदूर यदि इज्जत के साथ जीना भी चाहे काम करते हुए, तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर जो लोग हैं उन्हें जीने नहीं देते हैं। हमारे समाज में व्याप्त जो जातिवादी मानसिकता है वह समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। यानी कि जातिवादी जो मानसिकता है वो समाज में बांटने का काम करती है। शोषक वर्ग इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में उपयोग करता है कि वो छोटी जाति के लोगों को अपने काम पे रख लेता है, कम पैसे देता है, उनका शोषण करता है। शोषित जो वर्ग होता है, जो एक बार इस शोषण के शिकार में फंस गया, वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। यह यहाँ तो रोजी रोटी की समस्या में भी उलझकर रह जाता है। इस कहानी में भी जमीन से उखड़े हुए लोगों की व्यथा को बताया गया, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा में शोषण चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि आजीवन खानाबदोश जैसा जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो खानाबदोश कहानी की जो मूल संवेदना है वो क्या है,
मजदूर वर्ग का शोषण, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? समृद्ध एवं ताकतवर लोगों के द्वारा। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 7 का फर्स्ट, यानी कि का आपको समझ में आ गया। खा की बात करते हैं। खा क्या है? खा में प्रश्न पूछा गया है, कहानी का शीर्षक गूंगे हैं, यानी कि गूंगे वाले पार्ट से है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? अब देखिए, एक क्वेश्चन जो है आप इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि कहानी का शीर्षक गूंगे है, इसको इसके शीर्षक की सार्थकता, ठीक है, इसको आपको समझाना है, तो ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब ये पूछा जाएगा ना कि इसके माध्यम से लेखक ने समाज में किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, तो उसमें आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, सिर्फ ये इतना सा, ठीक है। लेकिन ये इतने में तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें जो है वो 2-3 लाइन है, आप इसके शीर्षक के बाद में लिख देंगे कि गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है तथा ऐसे ही विकलांगों के प्रति व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। ऐसे व्यक्ति को जो देखते हुए सुनते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें गूंगे के समान बताया गया। यानी कि गूंगा सिर्फ वही नहीं है जो गूंगा बोल नहीं सकता है, बल्कि जो देखते हुए भी सुनते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें भी गूंगा बताया गया है। इसीलिए कहानी का शीर्षक गूंगे पूर्णतः सार्थक है। तो 1 नंबर आपको इस मार्क्स का मिल जाएगा एवं 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। लेखक के अनुसार, ठीक है, लेखक के अनुसार जो आज का हमारा जो समाज है, देख सके, हाँ, लेखक के अनुसार आज का जो हमारा समाज है वो अन्याय के प्रति गूंगा या उपेक्षित, यानी कि उसे मतलब कोई मतलब नहीं है, अन्याय होता रहे कोई मतलब नहीं है। समाज में फैली बुराइयों को देखना और सुनना गूंगापन और बहरेपन के समान ही तो है। समाज में विकलांग लोगों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते हैं। हमने भी वर्तमान अपने समय में देखते हैं कि जो विकलांग लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन पर भी अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन लोग जो है वो चुपचाप इन्हें देखते रहते हैं। वे उनके प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन जब कुछ करने का अवसर मिलता है तो वे स्वयं शोषण के डर का शिकार ना हो जाएं, इसकी वजह से एवं स्वयं शोषण करने वाले भी बन जाते हैं। ऐसे लोग संवेदनाएं व मानवता के परे हो जाते हैं, बस एक मूक दर्शक, यानी कि होता ना कि फिल्म देख रहे हैं, बस आप चुपचाप उसको देखे जा रहे हैं, तो एक मूक दर्शक बनकर अत्याचार को देखते रहते हैं। अतः लेखक ने गूंगा बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे ही लोगों की ओर इशारा किया है जो कि समाज में हो फैल रही बुराइयों को देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, एवं करते भी हैं तो करना नहीं चाहते हैं, एवं जो है वो उसी के खुद भी मालिक बन जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका खंड जो आपका खा वाला था ये समझ में आ गया। अब आता है लास्ट, ठीक है, इसी का लास्ट है। यहाँ पे 3 मार्क्स है। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है इसको। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया जाता? हमें पता है कि ज्योतिबा फुले जो थे ये समाज सुधारक रहे थे, लेकिन इनका नाम समाज सुधारकों में क्यों नहीं आता है? तो देखिए, भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले के जो नाम को शामिल नहीं किया जाता है, इसके प्रमुख कारण हैं। पहला है कि जो सूची बनाने वाले थे, समाज सुधारकों की जो सूची बनाने वाले लोग थे, वो समाज के उच्च संभ्रांत वर्ग, ब्राह्मणवादी मानसिकता व उनके अधिकारों के समर्थक होंगे। वे नहीं चाहते थे, आगे है, वे नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले के जो क्रांतिकारी विचार है, मानवतावादी विचार है, ये आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि यदि ये विचार आम जनता तक पहुंच गए तो वो इनके विचारों से प्रभावित हो जाएंगे एवं समाज के निम्न वर्ग पर उनका वर्चस्व था, इसीलिए उनकी जो सत्ता थी वो इस पर समाप्त हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने इनका नाम नहीं लिखा। ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति, जिसमें भी बताते हैं कि शिक्षा पर किसी का एकाधिकार नहीं है, दलित वर्ग, शोषित व निम्न वर्ग, गरीब, निम्न जाति के लोग, इन सभी को पढ़ने का अधिकार है एवं किसी का भी शिक्षा पर एकाधिकार नहीं है। एक पॉइंट और लिख देंगे इसमें कि साथ ही इन्होंने क्या किया, स्त्री स्वतंत्रता, समानता, स्त्री शिक्षा, उनको बराबर अधिकार की बात करते हैं। यदि शिक्षा के द्वारा समाज में ये परिवर्तन हुए तो समाज में उच्च वर्ग, ब्राह्मणवादी सोच, इसके वर्चस्व पर काफी अधिक गहरा प्रहार होगा। अतः यह शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से ज्योतिबा फुले का जो नाम था वो समाज सुधारकों की सूची में शुमार यानी कि नहीं लिखा गया। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स का
आपका 2 प्रश्न है, लेकिन आपको कोई एक प्रश्न करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है। सबसे पहला प्रश्न है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। अर्थात गूंगा जो है वो दया नहीं चाहता था, सहानुभूति नहीं चाहता था, अधिकार चाहता था। तो गूंगे ने कई संकेत के माध्यम से हमें बताया कि वह दया या सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता था। अधिकार जो है वो अपनत्व से उपजता है, यानी कि चमेली उसे दया करके अपने पास तो रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनापन समझने की भूल कर लेता है। वह उससे अधिकार चाहता था। जब चमेली पुत्र ममता में गलत करती है, यानी कि अपनी संतान को अधिक ममता देती है, उसे ममता नहीं देती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर अधिकार की जो भावना थी वो आहत हो जाती है, क्योंकि बेटे तो दोनों ही हैं, तो उसे भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए था। चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में स्पष्ट दिखाई देता था कि वह केवल जो है वो जो है दया सहानुभूति नहीं चाहता है, वो अधिकार चाहता है। अधिकार ही है जो गूंगे को प्रेम, मान सम्मान तथा समानता का भाव देता था। अतः दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं दे सकते थे, इसीलिए गूंगा जो था वो दया सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता था। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे। अब है इसमें सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। यहाँ पे ये प्रश्न 5 क्यों लिखा हुआ है। सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। हालांकि ये 3 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्योंकि ये प्रश्न काफी बड़ा है। तो देखते हैं, सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के जीवन में आए परिवर्तन। सूबे सिंह जो था वो भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का अध्यक्ष बेटा था। उसने किसनी को दफ्तर की सेवा टहल का काम दिया था। शुरू शुरू में किसनी का ध्यान इस ओर नहीं गया था कि वो जो है वो ये काम किस तरह से कर रही है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे भट्टे पर गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह रोज ही दफ्तर में रहने लगी थी। इससे किसनी के पास वे सभी सुविधाएं आ गई जिनकी अन्य मजदूर भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि वह अब हैंडपंप के नीचे साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाती थी, ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गाने सुनती थी तथा अच्छे कपड़े पहनती थी। वह अपने पति महेश की उपेक्षा करने लगी और ज्यादातर समय दफ्तर में ही खिलखिलाती रहती थी। वह सूबे सिंह के साथ शहर भी जाने लगी थी और कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती थकी हारी, मतलब जब लौटती तो थकी हारी निडाल हुई। इससे वहां के अन्य मजदूरों में कानाफूसी का एक कारण बन गया। कुछ सुविधाओं के लिए शोषण और गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, जहां से किसनी के लिए लौटना काफी मुश्किल था। ठीक है, तो किसनी के व्यवहार में सूबे सिंह के संपर्क में आने पर ये कुछ जो परिवर्तन थे वो आए थे। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चों एक मिसप्रिंट है। ये प्रश्न 5 जो है ये आपके इस क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था, तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब 9 में देखिए, ये आपका सबसे आखिरी प्रश्न है। इसमें जो है वो आपके 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको किसी 2 के उत्तर लिखने हैं। तो देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला है, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है। ठीक है, तो मकबूल दुकान पर बैठने के बाद भी ड्राइंग तथा पेंटिंग करने में अपना सारा ध्यान लगाता था। वह गले की जवानी हिसाब रखता था, यानी कि गले में क्या है वो उसका जो हिसाब था वो मुंह जुबानी अपने जुबान पर रखता था। इसके साथ वह अपने आसपास व्याप्त जीवन जो था, आसपास जो भी घटता था उसे स्केचों में उभारता था। इस तरह वह अपने आसपास आने तथा उठने बैठने वाले लोगों के स्केच बनाता था, जैसे कि घूंघट ओढ़े हुए मेहतरानी, पैंच वाली पगड़ी पहने तथा गेहूं की बोरी उठाने वाला मजदूर, सिजदे के निशान व दाढ़ी से युक्त पठान, बकरी के बच्चे का स्केच। यानी कि वो दुकान पे काम करते हुए भी, दुकान पे बैठे हुए भी गले का हिसाब तो रखता ही था, साथ ही साथ अपने आसपास व्याप्त जो घटनाएं घटती थी उस आने जाने वाले लोगों का स्केच भी ये बनाता था। उसने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था सिंगर। उसने इस फिल्म से प्रेरित होकर अपनी सभी किताबें बेच दी और ऑयल पेंटिंग करना आरंभ कर दिया। इसी फिल्म ने उसे ऑयल पेंटिंग के लिए प्रेरित किया। अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने जिस दुकान पे वो काम करता था उसी पर बैठकर बनाई थी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर कलाकार उसकी किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और काफी आपके चैप्टर के अंदर से पूछा गया है कि जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है
वह साधारण बालक नहीं है, वह बड़ा होकर निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। अघोर बाबू जी की ये जो एक टिप्पणी थी, इस टिप्पणी की आपको व्याख्या करनी कि इस टिप्पणी का अर्थ क्या है। तो चलिए उनकी टिप्पणी को देखते हैं भाई, क्या थी उनकी टिप्पणी जो हमें पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, अघोर बाबू के मित्र की टिप्पणी। अघोर बाबू के मित्र ये जानते थे कि साहित्य सृजन के लिए मनुष्य का अति संवेदनशील होना अति आवश्यक है, एवं जो शरद था उसके अंदर ये गुण विद्यमान थे। शरद जो था वो छोटा होने के बावजूद भी उसमें संवेदनशीलता का गुण आ गया था, संवेदनशीलता का सॉरी। वह अपने आसपास के वातावरण तथा परिवेश का सूक्ष्म निरीक्षण करने में दक्षता था। तो वह अपने आसपास के वातावरण का, परिवेश का काफी गहराई से अध्ययन कर लेता था। अतः अघोर बाबूजी ये जानते थे कि जिन बालकों में इस प्रकार की क्षमता किशोर अवस्था में ही मौजूद हो, तो वे आगे चलकर यह बालक मन स्थिति के व्यापार में प्रसिद्ध होगा, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर टाइप में। ऐसा बालक उस संवेदना को पूर्ण रूप से कागजों में पात्रों के माध्यम से उकेर पाएगा। उनका यह कथन आगे चलकर सत्य भी सिद्ध हुआ। उनकी प्रत्येक रचना इस बात का प्रमाण है। तो अघोर बाबू जी के द्वारा की गई जो टिप्पणी थी वो आगे चलकर सत्य साबित हुई। ठीक है बच्चों, तो आपको ये खास समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, एंड ये आपका आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का भी और इस क्वेश्चन पेपर का भी। चलिए देखते हैं क्या है। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे दो प्रश्न है, एक तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है एवं साहित्य के उद्देश्य कौन से हो सकते हैं। 2 मार्क्स का प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे आपके 2 प्रश्न पूछे गए, तो आप एक एक 2 पॉइंट सभी के लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना बड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसमें से आधा भी याद कर लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शरत चंद्र के बचपन में उन्हें साहित्य दुखदाई लगता था। विद्यालय में उन्हें सीता वनवास, चारु पाठ, सद्भाव, सद्गुण एवं प्रकांड व्याकरण जैसी जो साहित्यिक रचनाएं थी वो पढ़नी पड़ती थी। शरत चंद्र को ये अच्छी नहीं लगती थी। पंडित जी के द्वारा रोज परीक्षा के लिए लेट हो जाने पर उन्हें मार भी खानी पड़ती थी। अतः अपने बचपन में साहित्य उन्हें दुखदाई लगा। इसी वजह से यह कारण है कि लेखक ने ऐसा कहा कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। क्या कोई उद्देश्य हो सकता है? अब देखिए, हमारे विचार से जो साहित्य है उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो साहित्य के उद्देश्य कई हो सकते हैं। सबसे पहला, साहित्य मनुष्य के मनोरंजन का बहुत उत्तम साधन है। इसको पढ़ने से अच्छा समय व्यतीत होता है। यानी कि नॉर्मल अगर हम देखें तो आप कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं तो आपका मनोरंजन हो जाता है, आपका जो टाइम है वो भी अच्छे से व्यतीत हो जाता है, आपका समय व्यतीत हो जाता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण, यदि मनुष्य अच्छा साहित्य पढ़ता है तो मनुष्य क्या ज्ञान बढ़ता है, उसकी सोच को एक नई दिशा मिलती है, उसकी सोच अधिक बढ़ने लगती है। साहित्य में इतिहास संबंधी बहुत से तथ्य विद्यमान होते हैं। साहित्य के माध्यम से इतिहास की रचना की सही जानकारी मिलती है। साहित्य पढ़ने से समाज में व्याप्त सामाजिक मान्यताओं, विषमताओं, कमियों, खूबियों इत्यादि को भी जाना जा सकता है। यदि आप साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य पढ़ने के कई जो यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव है वो क्या है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, उसकी सोच को एक नई दिशा मिलती है। ठीक है, नए जो तथ्य हैं उसके मस्तिष्क में विद्यमान हो जाते हैं, इतिहास की जानकारी मिलती है, समाज में व्याप्त मान्यताओं, विषमताओं, कमियों, खूबियों, इन सभी को जो व्यक्ति है वो अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं बच्चों आज की वीडियो में जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो खंड ख हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क्स के आपके 3 प्रश्न थे, सॉरी 3 मार्क्स के 2 प्रश्न थे, जिसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने, यानी कि हर एक प्रश्न में आपको एक चॉइस हमेशा देखने को मिलेगी हिंदी के पेपर में। इसमें 2 प्रश्न है लेकिन आपको 2 मार्क्स का है तो आपको कोई एक का आंसर देना है। मैं सभी प्रश्न आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में आपके 3 मार्क्स के 2 प्रश्न है, आपको कोई 2 का उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, यहाँ पे आपका 2 प्रश्न है आपके यहाँ पे 2 मार्क्स के, और 2 में से आपको किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है बच्चों, कौन सा मिसप्रिंट, यहाँ पे प्रश्न 5 नहीं होना चाहिए था। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 मार्क्स के इसमें 3 प्रश्न है जो आपकी अंतराल किताब है उससे लिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो है आपका दूसरा प्रश्न एंड ये आपका लास्ट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खत्म। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को और अच्छे से मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी का सिंपल क्वेश्चन पेपर उसे अच्छे से समझ सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे तो ये एक दूसरा ऑप्शन आएगा ये बेल नोटिफिकेशन का, तो इसे भी ऑन कर लीजिएगा। इससे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। और ये चैनल में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट के लिंक पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी आपकी क्लास 11 की सिलेबस से संबंधित, जैसे कि जो क्रिएटेड है यहाँ पे सैंपल पेपर के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी एंड ज्योग्राफी के यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट करवाई जा चुकी है तो आप उसे देखिएगा। और भी बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि टर्म 2 का सिलेबस अगर आपको समझना है तो आप ये देख सकते हैं। और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर देखने हैं तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख गई है आप इनको क्लिक करके सभी प्लेलिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।